चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव, यानी कि आज का सेशन रहेगा ऑब्जेक्टिव, 10, 15 या 20 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। इससे रिलेटेड वही क्वेश्चन मतलब करवाया जाएगा जो आपके लिए VBI है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा जाता है कि अम्लगम क्या है। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो आपको बता दिया जाए कि अगर अम्लगम की बात करता है तो यहां पे पहला नंबर क्वेश्चन में है कि अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो कहा जाता है कि अगर बात करते हैं हम लोग अम्ल गम का, तो अम्लगम तो एक सही में मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। तो अब कहता है कि ये धातु के साथ यहां पर क्या चीज को मिश्र किया जाता होगा। तो धातु के साथ क्या चीज को मिश्रित करते हैं तब ये अम्लगम मिश्र धातु का निर्माण होता है। मिश्र धातु के बारे में हम लोग को पता ही है कि मिश्र धातु में कम से कम धातु और अधातु की उपस्थिति होते हैं। यह दो अलग अलग टाइप के धातु को मिलाकर के एक पदार्थ बनाया जाता है। या धातु अधातु को मिश्रित करके हम लोग क्या करते हैं, एक मिश्रण तैयार करते हैं, उसे हम मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। तो अम्लगम जो होता है ये धातु प्लस यहाँ पे आपका पारा की उपस्थिति होगी। पारा और धातु का मिश्रण होता है। धातु में आपके पास चांदी भी हो सकता है, तांबा भी हो सकता है, समझ गए। ये सब जो नॉन रिएक्टिव होते हैं ये सब ज्यादा होता है। तो चांदी हो गए, तांबा हो गए, इसके साथ पारा, इसी को मिला करके एक पेस्ट तैयार किया जाता है। अम्लगम का पेस्ट किया जाता है जो दांतों में मसाला भरने में काम आते हैं। कहीं सुने होंगे कि दांतों में मसाला भरने में काम आता है। ये दांत में मसाला भरवाना है तो मसाला जो भरवाया जाता है, मसाला जो डॉक्टर लोग भरते हैं वो अम्लगम होता है, ठीक ना। चांदी का और तांबा का या किसी भी धातु का, धातु के साथ अगर पारा को हम लोग मिक्स कर देते हैं तो उसके रूप में, जैसे चांदी का या तांबा का सबसे पहले पाउडर बना लिया जाता है। पाउडर बना करके, और ये तो पता है कि आपका ये द्रव अवस्था में होता है, तब ये पाउडर को इससे सान दिया जाता है। सान करके आपस में इसको एकदम छोटा सा टुकड़ा कर दिया जाता है और दांत का जो कैविटी जहां पे होता है उसको वहां पे ब्लॉक कर दिया जाता है, समझ गए। तो दांतों को जो छेद होता है, दांतों में जो कहीं कहीं कैविटी हो जाते हैं, उसको भरने के लिए अम्लगम का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑक्सीजन से संयोग कौन सा ऐसा पदार्थ है जो नहीं करते हैं, देख लीजिए एक बार। निम्न में तांबा तो है भाई, तांबा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है 2CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक ना। गोल्ड नहीं करता है क्योंकि आपको पता है जिंक की अगर बात करते हैं तो जिंक भी ऑक्सीजन के साथ मिल करके बना देता है जिंक ऑक्साइड 2ZNO, ठीक ना। पोटेशियम तो रिएक्शन ऑक्सीजन से एकदम बखूबी करता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पोटेशियम जो है ये पोटेशियम जो है ये हाईली यानी कि रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कहने का मतलब है ये बहुत ही क्रियाशील तत्व होते हैं। अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही, हवा के संपर्क में आते ही तुरंत इसमें आग लग जाती है। यानी कि पोटेशियम तो बहुत ज्यादा ही क्रियाशील पदार्थ है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही इसको क्या हो जाता है, ये तुरंत इसमें आग पकड़ लेता है। इसीलिए पोटेशियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। पोटेशियम को क्या चीज में, पोटेशियम को पेट्रोल में रखा जाता है। हाँ, पोटेशियम को पेट्रोल में रखा जाता है, समझ गए। और जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तुरंत इसमें आग पकड़ लेता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही, ठीक ना। कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है, तो गोल्ड नहीं करता है। क्योंकि आपको पता है कि सोना की अगर हम बात करते हैं तो सोना का जो सूत्र होता है, संकेत होता है, ये Au होते हैं। और Au जो यहाँ पे आप देखे हैं, गोल्ड का बना हुआ कोई भी जो पदार्थ होगा, ये आपको पता है कि गोल्ड 24 कैरेट का होता है। गोल्ड कितना कैरेट का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। एकदम गौर से सुनते जाइएगा, एक एक पॉइंट को समझाते हुए इसलिए जाते हैं क्योंकि अगर आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा, ठीक ना। तो बताइए 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, समझ गए। लेकिन जब सोना का जेवर बनाए जाते हैं तो ये 22 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है, नहीं तो फिर कहा जाता है 18 कैरेट का होता है, ये सभी, ठीक ना। तो अगर कोई आपसे पूछता है
कि शुद्ध सोना कितने कैरेट के होते हैं, तो 24 कैरेट का, लेकिन जेवर में जो सोना यूज किया जाता है वो कितना कैरेट का होता है, 22 कैरेट का, और उसमें 2% या 2 कैरेट कुछ और अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं अन्य पदार्थ में धातु मिलाए जाते हैं। सोना का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है, ये चलते ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, और इसी कारण है कि इसका गहना वगैरह बनाया जाता है, जेवर उवर बनाया जाता है, समझ गए। कभी देखा होगा सोना में जंग लगते हुए, देखा है, नहीं लगता है। सोना में जंग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि सोना जो धातु है इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, ये ना निगेटिव और ना ये पॉजिटिव के रूप में काम करते हैं। अब जब ये न निगेटिव न पॉजिटिव के रूप में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, अपने आप में स्थिर होता है, ठीक ना, ये जल्दी खराब नहीं होता है, इसलिए इसमें जंग भी नहीं लगता है, किसी प्रकार का समस्या भी नहीं होती है। हल्का फुल्का अगर कुछ गर्दा धुरी बैठ जाता तो उसको साफ कर लीजिए, एकदम चमकने लगता है, समझ गए। तो बताइए निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो ऑक्सीजन से संयोग गोल्ड नहीं करते, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहां पे बता रहा है बाबू कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, कौन है, दिए गए ऑप्शन में कौन ऐसे तत्व हैं जो विद्युत का सुचालक, सर्वोत्तम सुचालक है। तो सर्वोत्तम सुचालक कहने का मतलब आपको पता चल रहा होगा कि सर्वोत्तम सुचालक कहने का मतलब लोहा भी है जो सुचालक है, लोहा भी जो है क्या चीज है, सुचालक है। एल्युमिनियम भी है जो सुचालक है क्योंकि इससे भी विद्युत धारा पास करता है। एजी भी आपके पास है जो सुचालक है, ये भी सुचालक है। कॉपर है जो सुचालक है। सुचालक का मतलब पहले समझ लीजिए, सुचालक कहते किसको है। अगर बात करता है बाबू सुचालक का, तो सुचालक कहने का मतलब कि वैसा धातु पदार्थ या कोई ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसे हम कहते हैं सुचालक। जैसे मान लिया जाए, आप देखे होंगे कि आपके घरों में एल्युमिनियम का तार होता है, एल्युमिनियम का वायर होता है, तो एल्युमिनियम का जो तार है उससे विद्युत धारा पास करता है कि नहीं करता है, पास करता है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका सुचालक है। अब देखिए लोहा का तार एक्चुअली में तो बनता नहीं है क्योंकि इसमें प्रतिरोध क्षमता बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लोहा का तार नहीं बनाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी में लोहा का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं तार बनाने के लिए, ठीक ना। एल्युमिनियम का तार बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें प्रतिरोधक क्षमता कुछ लोहा के अपेक्षा कम होता है। कॉपर का भी तार बनता है, तांबा का तार हम लोग देखे हैं। फिर कहा जाता है कि ऑप्शन में जो दिया गया है इसमें एक एजी जो है ये सर्वोत्तम सुचालक है। एजी है जो क्या चीज है, सर्वोत्तम सुचालक। यानी कि चांदी में अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की, तो कहा चांदी एक ऐसा कंडक्टर सब्सटेंस है जिससे बहुत ज्यादा ये कहा जाता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास तेजी से करता है, इसमें रेसिस्टेंस बहुत कम होते हैं, प्रतिरोध बहुत कम होता है, और प्रतिरोध जब बहुत कम होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से गमन करेगा, समझ गए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत तेज होता है। ये चलते इसमें ऑप्शन में आपका आंसर सही हो जाएगा, क्या चीज, ये वाला बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि चांदी है जो आपका सुचालक है। तो आपसे कोई पूछता भी है कि चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, क्यों, चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है क्यों, तो आप क्या बताइएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो तेजी से होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तेजी से होता है, इसमें प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरोध कम होते हैं, जिस कारण से इसे सर्वोत्तम कंडक्टर कहते हैं, सर्वोत्तम सुचालक कहते हैं, ठीक ना, धातु का सर्वोत्तम सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग को बहुत पहले भी हम करवाए थे। बात कर रहा है बाबू की बॉक्साइट, यहां पर बात कर रहा है बॉक्साइट का। बॉक्साइट की अगर बात करते हैं तो Al2O3 6H2O शायद होता है ना, Al2O3, चलो H2O को हटाओ, ठीक है। मान लीजिए Al2O3 कोरंडम का भी सूत्र होता है, तो अगर आपसे बॉक्साइट के बारे में पूछ रहा है तो Al2O3 है,
तो बॉक्साइट से हम क्या कौन सा धातु को बाहर निकाल सकते हैं? क्या चीज धातु हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है? ये दिया हुआ है एल्युमिनियम, ये दिया हुआ है अधातु। ऑक्सीजन है जो एक प्रकार का, ऑक्सीजन है जो एक प्रकार का अधातु है, अल्युमिनियम एक प्रकार का धातु है। तो बताइए कि बॉक्साइट से हम किस धातु को प्राप्त कर सकते हैं? तो बताइए बॉक्साइट से किस धातु को हम प्राप्त कर सकते हैं? यह धातु का मुख्य अयस्क है, कौन सा धातु इससे निकलेगा? तो आपका धातु कौन है? एल्युमिनियम। तो आंसर में यहाँ पे टिक मार दो, एल्युमिनियम। ये आपका आंसर सही है, एल्युमिनियम। बॉक्साइट, एल्युमिनियम, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछता है कि वह कौन सा ऐसा अयस्क है जिससे एल्युमिनियम प्राप्त किए जाते हैं, एल्युमिनियम धातु प्राप्त किए जाते हैं। तो बताइए कौन सा ऐसा अयस्क है? तो बॉक्साइट एक ऐसा अयस्क है जिससे हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत? कोरंडम, कोरंडम के बारे में भी पूछता है कि कोरंडम से हम क्या प्राप्त करते हैं? तो कोरंडम का भी फॉर्मूला होता है शायद Al2O3, शायद क्या सही है? इसमें कुछ जरा सा ओ लग रहा था, Al2O3 है। इसमें बताइए क्या चीज की उपस्थिति है? एल्युमिनियम की उपस्थिति है। इसका मतलब यहाँ से हम एल्युमिनियम को बाहर निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए टाइम बर्बाद नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन उपधातु है? निम्न में कौन उपधातु है? एक नजर देखिए, आपको पता चल जाएगा, आप लोग को बहुत बार पढ़ा है। एफी कहने का मतलब होता है मेरे भाई, एफी कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो लिख लेना, लोहा। ये होता है कॉपर, तांबा, निकेल, और ये जो है आपके पास एसबी कह रहा है एंटीमनी, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीमनी। देखिए बताए थे कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, सब भिखारी, जिसमें सब और ये बी आई है जो आपका आता है उपधातु में, ठीक ना, ऐसे बताया गया था। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, सब भिखारी, ठीक ना। आपको तो पता है कि लोहा एक प्रकार का धातु होता है, तांबा भी एक प्रकार का धातु होता है, निकेल भी एक प्रकार का धातु होता है, यानी कि लोहा, तांबा, निकेल ये सब तो धातु होते हैं, लेकिन इसमें बच गया कौन? आपका एंटीमनी। तो एंटीमनी होते हैं जो उपधातु होता है, एंटीमनी होता है उपधातु। ये आपका जो एंटीमनी है इसको हम बोलते हैं उपधातु, क्योंकि ये मेटल का भी गुण रखता है, यानी कि जो धातु का गुण रखता है और अधातु का भी गुण रखता है। तो धातु और अधातु दोनों का जो गुण रखता है उसको हम बोलते हैं क्या चीज? एंटीमनी। कोई दिक्कत, समस्या यहां तक? ठीक ना, समय कम है इसलिए एट द पॉइंट आपका काम कर रहे हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकदम क्वेश्चन को कॉपी किताब खोल के लिखते जाइएगा, समझ गए ना कि ना, लिख न लेंगे सबको फिर आगे समस्या होगी। चलिए, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, अभी जस्ट बताए थे लगता है कि अगर हम बात करते हैं शुद्ध सोना की, तो देखिएगा अगर बात किया जाए सोना, तो सोना का संकेत, सोना का संकेत ये होता है AU, और इसका एटॉमिक नंबर 79 होते हैं, ठीक ना, यानी 79 होता है, 79, हाँ। अब देखिए, अब ये जो आपके पास AU है, जब सोना का शुद्ध कैरेट की बात करते हैं तो सोना जो होता है, सोना शुद्ध कैरेट में ये 24 कैरेट में आता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का, ठीक ना। लेकिन ये जब शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है तो इसका जेवर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ये इसका जो उस समय कैरेक्टरिस्टिक होते हैं 24 कैरेट में, ये पीच की तार, पीच की तरह होता है, समझ गए, यानी कि एकदम ऐसे लमड़ाओगे तो लमड़ जाएगा। इसमें जब 24 कैरेट के फॉर्म में रहता है सोना, तो इसमें बहुत ज्यादा तन्यता की उपस्थिति होती है, और जब तन्यता की उपस्थिति होती है तो इसको आप लंबा तार के रूप में कम से कम आप अच्छा खासा डिस्टेंस तक खींच सकते हैं, समझ गए, 1 से 2 किलोमीटर तक आप इसको 1 ग्राम को खींच सकते हैं, समझ गए। तो ये बहुत ही क्या हो जाता है, कॉस्टली पड़ जाता है। सोना का तार हम लोग बना नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, ये महंगा हो जाएगा, और घर उर में अगर इसको आप बना करके रखते हैं तो कोई पता चलेगा कि लूट के लेके चल ही गया, आया था सोना के तार लूटने के लिए। तो अब कहा जाता है शुद्ध सोना का जेवर नहीं बनाया जा सकता। इसमें कहा जाता है कि अगर हम बात करते हैं सोना का जेवर बनाने के लिए, तो सोना का जेवर 22 कैरेट में बन सकता है, 18 कैरेट में बन सकता है, फिर ये 14 कैरेट में बन सकता है, यानी 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट में बनता है, लेकिन समान तौर पे जो 22 कैरेट में भी अच्छा बन जाता है, ठीक ना। इसमें भी हार्डनेस आ जाता है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है।
तो सोना का जो जेवर बनाया जाता है वो कितना कैरेट यूज होते हैं, 22 कैरेट यूज होता है, ठीक ना, 22 कैरेट इसका लगता है। और 2 कैरेट की अगर बात करते हैं, 2% की बात करते हैं, तो उसमें कोई मेटल्स को मिला दिया जाता है। और ये भी एक प्रकार का सोना का जेवर है जो क्या होता है, एक प्रकार का मिश्र धातु बन जाते हैं। तो मिश्र धातु में ऐसे भी जंग नहीं लगता, उसका एक प्रॉपर्टीज भी होता है कि मिश्र धातु में जल्दी जंग नहीं लगता है, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। पीतल क्या है, पीतल क्या है, इसके बारे में तो बहुत पहले बता चुके हैं ना आप लोग। पीतल एक प्रकार का धातु है, गलत। अधातु है, गलत। उपधातु है, गलत। ये एक प्रकार का मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु है, इसके बारे में भी बताए थे। पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु होता है ना, कॉपर और टिन का बनता है ना। हाँ, कॉपर और टिन का। अब क्या पता, तुम लोग पढ़े हो तो तुम लोग को इतना भी तो पता होना चाहिए। ये सब छोटा मोटा चीज है, बोले थे थ्योरी भी कम से कम पढ़ लिया करो। चलो ध्यान देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ है लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, तो इसमें चुनना है, ठीक ना। अब तुम लोग पढ़े होंगे कि पोटेशियम को भी हम लोग चाकू से काटते हैं, पोटेशियम को भी हम लोग चाकू से काटते हैं, सोडियम को भी हम लोग चाकू से काटते हैं। लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। इसके बारे में तो पता है कि पोटेशियम और सोडियम जो होता है ये पनीर की तरह होता है, इसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ तो ऑप्शन में ये है ही नहीं, तब क्या करोगे बताओ। कैल्शियम को चाकू से नहीं काट सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर कितना हार्ड हो जाता है, संगमरमर बनता है, नहीं काट सकते हैं। कॉपर को भी नहीं काट सकते हैं, आयरन को भी नहीं काट सकते हैं। चाकू से कट जाएगा आसानी से नहीं कटने का, इस काटने के लिए तो कटवे करेगा, लेकिन आसानी से नहीं कटेगा। तो आसानी से आप लिथियम को काट सकते हैं। लिथियम का ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इसके जैसा ही, क्योंकि बताया गया था आप लोग को कि ग्रुप 1 के अंतर्गत आता है, हम लिए नाजिया कब रब से फरियाद। तो बताइए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस सब एक ही नेचर का होता है। तो सोडियम को अगर काटिएगा, पोटेशियम को अगर काटिएगा, तो लिथियम को भी आप चाकू से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। चलिए निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक ध्यान में आया, आयनिक बॉन्ड, आयनिक यौगिक नहीं आया। देख बात यहां पर किया जा रहा है, पहले क्वेश्चन देख लो एक बार तुम लोग, आयनिक यौगिक क्या होता है उसके बाद समझाएंगे। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है। तो जो आयनिक यौगिक का मतलब है कि ऐसा कोई यौगिक या पदार्थ, ऐसा वैसा कोई यौगिक या पदार्थ जिसको आप जल में डालते हैं, H2O में डालते हैं, और वो पदार्थ आयन के रूप में टूट जाता है, आयन के रूप में टूट जाता है। तो आयन के रूप में जब टूटेगा तो बताइए आयन कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसको हम पानी में डालेंगे और पानी में डालने के बाद वो आयन के रूप में टूट जाएगा। तो बताओ CH4 तो टूटता नहीं है, क्योंकि इसको अगर डालेंगे तो ये कुछ अलग कंपाउंड बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो टूटेगा नहीं, NH3 तो टूटेगा नहीं, क्योंकि NHH प्लस माइनस में नहीं टूटता है। यहाँ पे एक बच गया कैल्शियम क्लोराइड, इसको देखो CaCl2 है आपके पास। ये कैल्शियम क्लोराइड को जैसे ही हमने पानी में डाले, ये कैल्शियम है जो +2 लेकर के खड़ा हो जाएगा, और क्लोरीन 2 है जो -2 लेकर के खड़ा हो जाएगा। यानी कि कैल्शियम +2 और क्लोरीन -2 के रूप में खड़ा हो गया, यानी कि 2 क्लोरीन है तो -2, एक क्लोरीन रहता था -1। तो आसानी से हम लोग कह दिए कि कैल्शियम क्लोराइड होता है जो आयनिक यौगिक होते हैं, ठीक ना, आयनिक कंपाउंड होता है, ये पानी में डालने के बाद टूट जाता है। और आयनिक यौगिक में किस प्रकार का बंधन बनता है, तो आयनिक बंधन बनते हैं। दो आयन के बीच में जो रासायनिक बंधन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। दो आयनों के बीच जो रासायनिक बंधन बनता है उसे हम आयनिक बंधन कहते हैं। दो आयनों के बीच जो रासायनिक बंधन बनता है उसे हम आयनिक बंधन कहते हैं। आयनिक यौगिक का मतलब वैसा यौगिक जिसको जल में डालने पर दो आयन के रूप में टूट जाए, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी केटायन और एनायन। तो केटायन और एनायन के रूप में टूट जाता है। अब बताइए ये Ca+2 है तो +2 को हम क्या बोल देंगे, केटायन, और Cl2 निगेटिव है, इसको हम क्या बोल देंगे, एनायन। तो ये केटायन और एनायन में ब्रेक हो जाता है। कोई समस्या?
तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। सब कॉपी में लिखते जाइए, ठीक ना। निम्न में कौन अधातु है, ये सब चीज तो आप खुद बना सकते हो। निम्न में कौन अधातु है, आंसर बताओ कमेंट करके। वीडियो देखते हो कमेंट नहीं करते हो, कैसे पता चलेगा कौन कौन वीडियो देख रहा है नहीं देख रहा है। सबको टंगरी से सार दिया जाएगा एक दिन, समझ गया। इसलिए वीडियो देखो कमेंट करो। निम्न में कौन अधातु है, भैया इसमें तो सब हमको धातुएं नजर आ रहा है। तुम्ही को नजर आ रहा है, देख लो। एफी, अरे बाबू देखो ना रे, यह लोहा, तो लोहा एक प्रकार के धातु है ना जी, एक प्रकार का कार्बन। यह है आपके पास एल्यूमिनियम, यह है मीनियम, और यह है आपका सोना। तो बताइए सोना है जो धातु है मेटल, एल्युमिनियम है जो मेटल, लोहा है जो मेटल, ये बच गया। तो बताइए ऑप्शन कौन आपका सही हो जाएगा, सी। यानी कि इनमें से कौन अधातु है, तो कार्बन कहा जाता है। कार्बन एक अधातु होते, कार्बन क्या होता है, अधातु तत्व है, अधातु तत्व है। अब कहिएगा कि कार्बन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 आता है। 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहने पर ये तो उपधातु होना चाहिए, लेकिन इसका पूरा का पूरा गुण किससे मिलता है, अधातु से मिलता है। उपधातु वाला कोई इसमें गुणे नहीं रहता है। इस चलते कभी कभी बन जाता है समय पर, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये अधातु है। कार्बन के बारे में बताया गया था कि कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो कार्बन के मुख्य रूप से 3 अपरूप होते हैं। कार्बन के कितने अपरूप, तो 3 अपरूप होते हैं। पहला चीज बताए थे हीरा, दूसरा कोयला, और तीसरा ग्रेफाइट, और एक और याद कर लेना है, कल करेगा तो C16 फ्लोरीन, जिसको हम लोग बंकमिस्टर फ्लोरीन के नाम से जानते थे। बंकमिस्टर फ्लोरीन C60, इसका आकृति एक फुटबॉल की तरह होता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, इनमें से किसका स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह होता है, तो याद रखना फ्लोरीन C16 फ्लोरीन का होता है। इसको बंकमिस्टर के नाम से जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह होता है, ठीक ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, फुटबॉल की तरह। चलिए, तो अब यहाँ पे कोई दिक्कत, कार्बन का परमाणु संख्या अगर पूछ दे तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12। कार्बन का आइसोटोप्स एक होता है C12, एक होता है C14। कार्बन का 2 समस्थानिक होता है, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14। कार्बन 12 का उपयोग हम लोग कंपाउंड बनाने में, जनरल कंपाउंड बनाने में करते हैं। C14 का उपयोग हम लोग जीवाश्म का उम्र पता करने में करते हैं, भवन उवन कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है। जैसे बहुत दिन से लास्ट कहीं पड़ा हुआ है, उस मिलता है तो उसके बारे में पता करने के लिए, पूरा डिटेल निकालने के लिए, तो लास्ट का या तो फिर भवन उवन जो पुराना होता है उसका उम्र पता करने के लिए, या कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं उनका उम्र पता करना होता है। कोई ऐसा पदार्थ होता है, मूर्ति होता है जो बहुत पुराना होता है और उसका उम्र पता करना होता है, तो हम लोग कार्बन डेटिंग का उपयोग करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, समझ गए, कि कार्बन 14 का उपयोग इनमें से किसमें किया जाता है। 4 ऑप्शन है, तो आप टिक मार दोगे। तो ऑब्जेक्टिव कराने से यही फायदा होता है कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव उसके साथ निकल के चले आते हैं। अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, तो क्या बोलोगे, कार्बन 12। एकदम गौर से सुनते जाइए, आप ही लोग के लिए वीडियो बना ही रहे, ठीक ना। चलिए, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। क्वेश्चन नंबर 11 पलटिए, देखिए सब लोग। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। तो सेंटेंस पूरा करने के लिए करा, देखिए तो कौन सही बैठ रहा है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, नहीं। अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये सही लग रहा है। साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते, नहीं, ऐसा तो नहीं नियम कुछ है, ये गलत भी है, इनमें से कोई तो होगा नहीं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी कहने का मतलब पोटेशियम। सक्रियता श्रेणी में कौन था हमारे पास, पोटेशियम था, कोई धातु था, धातु इस प्रकार से, धातु पोटेशियम, नीचे आ गया था आपका AU सबसे कम में। तो बताइए कि ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, तो श्रेणी से हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, हाइड्रोजन के ऊपर के धातु रिएक्शन में भाग लेंगे तो क्या चीज बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सब लोग। उच्च विद्युत धनात्मक उच्च विद्युत धनात्मकता के कण धातुओं के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मक पॉजिटिविटी के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। एक बार क्वेश्चन और आंसर देखो तुम लोग जरा, क्या कह रहा है। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। अरे लोलवा, जब यहाँ पे कहीं दिया कि उच्च विद्युत धनात्मक है, इतना नहीं समझ में आ रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मक की बात कर रहा है के कारण धातु के जो परमाणु होंगे, धनात्मक होगा तो ये कोई धातु नहीं होगा, तो धातु के परमाणु ऋणायन होता है नहीं, उदासीन होगा नहीं, ससंयोजक बंधन की इसमें बातें नहीं करा। परमाणु या तो धनायन होता है, ऋणायन होता है, उदासीन कुछ इस रूप में होंगे। धनायन आपका आंसर सही हो जाएगा। पॉजिटिव केस में लेके चलता है, तो पॉजिटिव केस को हम लोग क्या बोलते हैं, धनायन बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सही। तो उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं धनायन। क्या बनते हैं, धनायन। धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं अम्लीय, क्षारकीय, उभयधर्मी, उदासीन। तुम लोग बताओ खुद। क्वेश्चन नंबर 13 गौर से देखिए सब लोग, एक नजर देख लो तब पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। धातु के ऑक्साइड कह रहा है NaO सामान्यता होते हैं धातु के ऑक्साइड। मान लिया जाए कि आपके पास धातु के ऑक्साइड के रूप में NaO बनाता है। मान लो ये MgO बनाता है, 2 MgO, एक Mg के साथ एक ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा N2O बना देगा, MgO K2O बनाएगा मान लो ऐसे। तो ये किस प्रकार की ये नेचर रखेगा भाई, अम्लीय नेचर, तो अम्लीय नेचर तो ये कुछ ऐसे लग नहीं रहा है। उभयधर्मी तो होगा नहीं, उदासीन होगा नहीं, क्षारकीय आंसर आपका सही है। तो धातु के ऑक्साइड समानता क्षारकीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। कोई दिक्कत, चलो ये इसको लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अयस्क में चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने की जो विधि है, यानी कि जो बताए थे ना कि आपके पास कोई ऐसा अयस्क है, तो अयस्क में तो कहा जाता है कि शुद्ध पदार्थ भी उपस्थित होते हैं और आपका अशुद्ध पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। तब हमको शुद्ध पदार्थ को अलग करना है। तो मान लिया जाए कि अयस्क से चुंबकीय शुद्धि को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है, यानी कि मान लीजिए कि शुद्ध पदार्थ के रूप में धातु होता है और अशुद्ध पदार्थ के रूप में अधातु होते हैं। तो अब मान लिया जाए यहाँ पे कह रहा है कि चुंबकीय शुद्धियों को दूर करने के लिए, तो ये किसमें बताया गया था, हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चौथा क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। जब ये चुंबकीय शब्द आ गया तो चुंबकीय अशुद्धि को, चुंबक अशुद्धि तो मेटल बाहर निकलेगा। किस मेथड में ऐसे बताया थे, एक बताया था ऐसे करके कि यहाँ पे एक रोलर होगा, इस पे एक फीता दिया हुआ रहेगा, इस पे जैसे ही हम अयस्क को डालेंगे मान लिया जाए तो ये अयस्क आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये मैग्नेट से चिपक करके यहाँ पे ये यहाँ पे आकर के धातु आपका गिर जाएगा और यहाँ पे हवा में उड़ जाएगा कुछ दूरी पर अधातु। अब बताइए ये इस विधि को हम लोग क्या बोलते थे, चुंबकीय पृथक्करण विधि बोलते थे। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चुंबकीय पृथक्करण में ये होता था ना कि लौ अयस्क होते थे, जो चूर्णित कुछ लौ अयस्क होते थे और उसमें अशुद्धि भी उपस्थित होता था। इसमें यहाँ पे क्या होते थे, बेल्ट लगा होता था, ये मैग्नेट का वो यहाँ पे धातु आकर के गिर जाता था, कुछ अधातु यहाँ पे आकर के गिर जाते थे, समस्या खत्म हो जाती थी।
चलो एक क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ये तो आप लोग को बहुत बार बताया भी है, लेकिन देख लो एक बार। सल्फाइड अयस्क जो है ये कहा जाता है किससे अलग किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। एकदम VVI क्वेश्चन है बाबू ये। सल्फाइड अयस्क याद कर वह दिन, याद कर जहिया तू कुहार रह लो नहीं, याद कर जहिया तू पढ़ले रह लो, ठीक ना। जहिया हम बतैले रहनी अब तू सुनले रह लो, ओकर बादो न तोरा अभी याद आवत रहलो, तभी फिर से हम तोरा के बतावत रहियो, ठीक ना। ध्यान दे इधर। सल्फाइड अयस्क यानी कि ऐसा अयस्क जिसमें सल्फर की उपस्थिति हो। ऐसा कोई आपके पास अयस्क हो जिसमें सल्फर की उपस्थिति होता है, तो कोई ऐसा अयस्क जिसमें सल्फर की उपस्थिति होता है उसे हम सल्फाइड अयस्क कहते हैं। अब सल्फाइड अयस्क वाला में बताइए, सल्फाइड अयस्क को हम लोग फेन उत्प्लावन विधि में पढ़े थे कि फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा हम सल्फाइड अयस्क को दूर करते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्या चीज? फेन उत्प्लावन विधि आपका सही आंसर हो जाएगा। हाथ से चुनकर विधि तो दूसरा बताए थे, फर्स्ट में था। ये निस्तापन विधि भी द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि में ही ना होता था कि एक प्रकार से ऐसे हम लोग कंटेनर लेते थे। देखो एक बार समझा देते हैं, फेन उत्प्लावन विधि क्या है इसके बारे में समझ। फेन उत्प्लावन विधि में क्या होता था, एक कंटेनर हम लेते थे, इसके अंदर में कोई लिक्विड डाला हुआ होता था, इसमें हम क्या डालते थे, ये वसा तेल डालते थे, फिर इसमें हम एक ऐसे करके एक इस प्रकार से एक हवा इधर से एयर आता रहता था और यहाँ पे क्या होता था, इसको हम लोग घुमाते रहते थे, ऐसे घुमाते रहते थे चारों तरफ से। तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे झाग उत्पन्न हो जाता था। झाग को हम लोग क्या कर लेते थे, बाहर निकाल लेते थे। तो ये झाग उत्पन्न होने वाली जो व्यवस्था था ये किस में बताया गया था? सल्फाइड अयस्क में बताया गया था। तो सल्फाइड अयस्कों को सांद्रण किया जाता है किस विधि के द्वारा? तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन आज रहने देते हैं, 16 से करवाएंगे नेक्स्ट क्लास।